Now next topic is implementation of labor codes. तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन्होंने 4 लेबर कोड्स को यहाँ पे लाया ऑलमोस्ट 5 years आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड इन पार्लियामेंट। कब? 5 साल पहले पार्लियामेंट में डिक्लेयर किए गए ये कोड। तो अब इनको फोर्स में लाया। नो एक एक करके बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। ये कोड्स जो हैं ये किस किस चीज़ के लिए हैं? कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। तो यहाँ पे 29 एग्जिस्टिंग सेंट्रल लेबर लॉज थे, उनको कंबाइन किया। ठीक है। नो इंडियाज लेबर लॉ फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं। करंट जुरिस्डिक्शन, लेबर जो है ये किस में है? लेबर इज इन दी कंकरेंट लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल। किसमें? 7th शेड्यूल। तो यहाँ पे दोनों सेंटर और स्टेट लॉ बना सकते हैं, अलाउिंग बोथ सेंटर एंड स्टेट टू लेजिस्लेट। देखो आधे लोग पहले इंग्लिश में बोलते हैं फिर ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में या उर्दू में या किसी और भाषा में। मैं पहले हिंदी में बोलता हूँ फिर ट्रांसलेट करता हूँ इंग्लिश में। ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने ये बताया कि सर आप पीडीएफ पढ़ के हमें उसको समझाओ। पहले मैं ऐसे मतलब सीधा बताता था, उनको पता चलती थी कि शायद ये पीडीएफ नहीं पढ़ रहा। ठीक है, तो मैं अब मैंने स्ट्रेटजी चेंज कर दी। ठीक ना। प्रेम्बल की बात करते, प्रेम्बल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सोशल जस्टिस, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स, जो कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल है लेबर वेलफेयर के लिए और लेबर लेजिस्लेशंस के लिए, यानी कि लेजिस्लेशन मीन्स लेबर लॉज के लिए ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। आर्टिकल 39, स्टेट को सिक्योर करना है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। भाई कोई टीचर है, 2 टीचर हैं, एक फीमेल है एक मेल है, दोनों ग्रेजुएट हैं, दोनों के पास बीएड है, दोनों के पास टीईटी है, दोनों के पास डीएलईडी है, वट एवर कोई भी एग्ज़ाम है। तो इन दोनों को क्या करना है? इनको अगर ये दोनों एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, एक ही डिग्री है, सब कुछ है, तो इनको एक ही काम के लिए फिर एक जैसा पे करना है। ये नहीं कि फीमेल है इसको 10,000 देंगे, मेल है इसको 50,000 देंगे, ऐसा नहीं है। इक्वल पे इक्वल वर्क। ठीक है, ये आर्टिकल 39 में होता है। डीपीएसपी इसका आर्टिकल 41, ये राइट टू वर्क प्रोवाइड करता है। एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। ठीक है। आर्टिकल 42 सिक्योर करता है फेयर एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, तो यहाँ पे फेयर कंडीशंस होनी चाहिए वर्क की, अच्छी कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, और मैटरनिटी रिलीफ। नाउ आर्टिकल 43, स्टेट को सिक्योर करना है हर किसी के लिए, फॉर ऑल वर्कर्स ए लिविंग वेज। ठीक है, उनके उनके लिए लिविंग वेज होनी चाहिए। एंड कंडीशंस ऑफ वर्क इंश्योर द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। नाउ आर्टिकल 43A, राइट ऑफ वर्कर्स टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। वर्कर्स का हक है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंडस्ट्रीज को मैनेज करने के लिए। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 19 1 सब क्लास सी, प्रोटेक्ट द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। ठीक है, ये राइट है कि हम एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं। ठीक है। नाउ आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। इसमें जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है
उसको प्रोहिबिट किया जाता है वो फोर्स्ड लेबर। ज़बरदस्ती कोई किसी को काम नहीं करवा सकता। कल मैं काम पे जाऊंगा तो वहाँ पे मुझे ये बताएंगे कि आप कोई ऐसा काम करो, वो मुझे फोर्स करेंगे कि आपको करना ही करना है, मगर वो फोर्स मुझे नहीं कर सकते, वो फोर्स्ड लेबर आएगी। ठीक है, मेरी मर्जी नहीं, मैं नहीं करूँगा, वो ज़बरदस्ती मुझसे नहीं करवा सकती। हाँ, जिस काम पे मैं गया हूँ अगर वो मैं काम नहीं कर रहा, अच्छा काम है मैं नहीं कर रहा, तो फिर गलत है। हाँ, अगर कोई काम ऐसा है जो मुझसे वो ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, मैं करना नहीं चाहता, मेरी मर्ज़ी नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मैं ये काम करूँ, मुझसे ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, फिर वो आर्टिकल 23 को वायलेट कर रहे हैं। नहीं, ठीक है। आर्टिकल 24 prohibits the employment of children below 40 in hazardous industries। जो भी बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं उनको प्रोहिबिट किया जाता है हजार्डस इंडस्ट्रीज में, बच्चों से कोई काम नहीं करवा सकता। नाउ लेबर फोर्स, ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है फॉर 2024 वो क्या है, वो 59.6% है, विद 90% ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सबसे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है। नो, अगर हम 2023-24 की बात करें, 64.33 करोड़ पीपल वेयर एम्प्लॉयड इन इंडिया। इसमें 41.7% फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इसको बनाया गया है ताकि ये प्रोटेक्ट करे और सेफ गार्ड करे वर्कर्स के इंटरेस्ट को। लेबर ब्यूरो, लेबर ब्यूरो ये किस लिए, टू पब्लिश इंफॉर्मेशन, एक मिनट सॉरी, हाँ मैं लेबर ब्यूरो की बात कर रहा था। तो ये किस लिए, टू पब्लिश इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्लोजर्स, retrenchments, lay off, wages, earnings, working and living conditions, and evaluate the working of labor acts। ठीक है, ये किसका काम है, लेबर ब्यूरो का। चीफ लेबर कमीशन, चीफ लेबर कमीशन जो है ये प्रिवेंट करता है और सेटल करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को। इन्फोर्स लेबर लॉस, promotes the वेलफेयर ऑफ वर्कर्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसका काम है प्रिवेंट करना, सेटल करना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को, लेबर लॉज को इन्फोर्स करना, लागू करना, और जो वर्कर्स है उनके वेलफेयर को प्रमोट करना अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ये स्कीम जो है अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, यहाँ पे ये जो स्कीम है इंश्योर करती है एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट एंड डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी एंड प्रोवाइड्स मेडिकल केयर टू टू इंश्योर्ड पर्सनस। ठीक है, ये एक किस्म की इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, ये इंश्योर्ड पर्सनस को रिलीफ प्रोवाइड करती है। ठीक है, आई बात समझ में, related to injury and medical care। ठीक, now it covers employees in non-seasonal units and वो जो up to 21,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न करते हैं। Now, Employees Provident Fund Organization EPFO अंडर Employees Provident Fund Act 1952, किसके अंडर है ये, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के अंडर। ये जो है ये मैनेज करता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम, जहाँ पे जब रिटायरमेंट होती है, रिटायरमेंट सेविंग स्कीम, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 ये एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसमें बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर
ये कंट्रीब्यूट करते हैं एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी एवरी मंथ। ठीक है, तो उसके बाद ये मिलता है रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, रिटायरमेंट सेविंग है ये। नाउ नीड फॉर लेबर रिफॉर्म्स। तो लेबर रिफॉर्म्स की नीड किस वजह से है? सिंप्लीफाइंग कंप्लायंस। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लॉज हैं जिस वजह से डिफ़िकल्टीज हो रही हैं। ठीक है, इन इश्यूज़ को टैकल करने के लिए, वर्कर्स के जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और वर्कर्स के जो राइट्स है उनको इंश्योर करने के लिए। नाउ सेकंड, नेशनल कमीशन ऑन लेबर, इन्होंने हाईलाइट किया है मल्टीपलिसिटी ऑफ लेबर लॉज। जैसे मैंने आपको बोला कि डिफरेंट लेबर लॉज हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट करने में कम्प्लेक्सिटी है, तो इस वजह से उनको कंसोलिडेट किया जाए इनटू 4 और 5 लॉज, कंप्रेहेंसिव लेबर कोड्स। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आउटडेटेड लॉज। ठीक है, तो बहुत सारे पुराने लॉज हैं, ये कॉलोनियल ओरिजिनेटेड हैं या अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले वाले लॉज थे, जहाँ जो कि आउटडेटेड हैं। ठीक है, तो इनको आज की रियलिटीज़ के हिसाब, जो आज मॉडर्न रियलिटीज़ हैं, डिजिटल रियलिटीज़ हैं, उनके हिसाब, जैसे कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती है उसी हिसाब से उनको अपडेट करना है। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 which governed how and when wages were paid, applied only to employees earning up to certain wage limit, यानी कि 24,000 पर मंथ। तो ये इन एम्प्लॉयज़ के लिए होता था। नाउ यूनिवर्सल कवरेज गैप, अप्रॉक्सीमेटली 90% जो वर्कर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, और ट्रेडिशनली यहाँ पे कोई एक्सेस नहीं है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो लोग पब्लिक सेक्टर्स में काम करते हैं, उनके फॉर्मल सेक्टर्स में या फिर हम कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, उनके पास फिर भी ये सोशल सिक्योरिटी होती है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कोई भी सोशल सिक्योरिटी का हिसाब नहीं होता। प्रमोटिंग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, न्यू कोर्स का मकसद है इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना, ग्रोथ को बूस्ट करना, जॉब्स को सिंप्लीफाई करना, जो जॉब कंप्लायंस से उनको सिंप्लीफाई करना, और एज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना। ठीक है, एड्रेसिंग न्यू वर्क फॉर्म्स। तो रिफॉर्म्स जो हैं वो क्रूशल हैं फॉर फॉर्मली रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स से उनको, और ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ये जो न्यू यहाँ पे हमने कोड्स लाए टू कैटेगरीज लाइक गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग इन 2020-21, 7.7 मिलियन वर्कर्स ये एंगेज्ड हैं गिग इकानमी के साथ। तो ये 1.5% टोटल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, 1.5% कहाँ पे टोटल वर्कफोर्स का कहाँ पे है? ये गिग इकानमी में है। बात समझ में आई ना? अभी टॉपिक और है। तो की टर्म्स की बात करते हैं। गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्क्स और एग्रीगेटर। गिग वर्कर्स जो कि काम करते हैं आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस। तो प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन से हैं? वो वर्कर्स जो कि ऑनलाइन ऐप्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं, जैसे ओला, उबर है, जोमेटो है, स्विगी है। ठीक, बाकी अर्बन कंपनी है। तो इनको हम क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म वर्कर्स। एग्रीगेटर ये डिजिटल इंटरमीडियरी होता है जो कनेक्ट करता है बायर्स और सेलर्स को गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। फिक्स टर्म एम्प्लॉय, फिक्स टर्म एम्प्लॉय वो वर्कर जो कि एम्प्लॉय होते हैं फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, नाउ ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर। ले ऑफ occur when an employer
temporarily cannot provide work to worker for reasons such as shortage, शॉर्टेज होगा रॉ मटेरियल का, नेचुरल क्लैमिटी वगैरह, उसको हम क्या कहते हैं, ले ऑफ। ठीक है। नाउ कंट्रैक्ट लेबर आपको पता ही होगा। फ्लोर वेज, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट बेंचमार्क है टू सेट टू इंश्योर अ मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल, किसकी, वेज की, अक्रॉस द कंट्री, बिलो विच स्टेट मिनिमम वेज कैन नॉट फॉल, कि इससे नीचे स्टेट जो स्टेट मिनिमम वेजेस हैं वो नहीं गिर सकती। ठीक है, यानी कि मिनिमम वेजेस इस फ्लोर वेज के नीचे नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में, कम से कम इतना तो मिलना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं।